आज व्यवसाय अध्ययन में पाठ 2 के अंतर्गत सहकारी समिति के बारे में पढ़ेंगे। सहकारी समिति के गुण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सहकारी समिति का अर्थ, इसके सिद्धांत और इसके विशेषता वगैरह के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सहकारी समिति के गुण या लाभ। सहकारी समिति के गुण या लाभ में पहला है सरल स्थापना या स्थापना सरल। सहकारी समिति की स्थापना सरल होती है क्योंकि पहला, वैधानिक औपचारिकताएं बहुत कम होती है इसमें। दूसरा, 10 सदस्यों के द्वारा समिति का गठन किया जा सकता है और पंजीयन शुल्क पर व्यय नहीं करना पड़ता है और समय एवं धन की काफ़ी बचत होती है। इस प्रकार से सहकारी समिति की स्थापना करना बहुत सरल है। तीसरा लाभ है सीमित दायित्व। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है, अर्थात क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही दायित्व उनका होता है। तीसरा, स्थायित्व। समितियों के पृथक अस्तित्व होने के कारण सदस्यों के छोड़ने या नए सदस्यों के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, प्रजातांत्रिक प्रबंधन। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है तथा एकाधिक पदाधिकारी का चयन सदस्य करते हैं। इस प्रकार समिति सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों से लोकतांत्रिक है। पांचवा है मितव्ययिता। इसमें काम करने वाले पदाधिकारी अवैतनिक अर्थात वेतन प्राप्त नहीं होते तथा अन्य व्ययों में भी मितव्ययिता बरती जाती है। छठवां, सामाजिक महत्व। नैतिक एवं शैक्षिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है तथा गरीब एवं कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाता है और समिति सहयोग एवं आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करती है। सातवां है आयकर में छूट। सहकारी समितियों की आय आयकर मुक्त होती है या आयकर में कुछ रियायत प्रदान या कुछ छूट प्रदान की जाती है। आठवां है लाभांश का वितरण। सदस्यों को क्रय में छूट एवं वर्ष के अंत में अंश पूंजी के अनुपात में लाभ में हिस्सा मिलता है। नंबर 9 है सरकारी सहायता। सरकार से पर्याप्त सहायता एवं संरक्षण प्राप्त होता है। 10वां, अन्य लाभ। मध्यस्थों की समाप्ति, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, उचित मूल्य में वस्तुओं की प्राप्ति, देश की आर्थिक प्रगति में सहायक और शोषण से मुक्ति। इस प्रकार से लाभ होते हैं सहकारी समितियों। अब इसके बाद देखते हैं इसके क्या दोष या सीमाएं हैं। तो पहला है अकुशल प्रबंधन। सहकारी समिति के सदस्य प्रायः व्यावसायिक कार्यों में कुशल नहीं होते हैं। इसका विपरीत प्रभाव समिति के प्रबंधन पर पड़ता है। दूसरा है सीमित वित्तीय साधन। समिति के वित्तीय साधन पर्याप्त नहीं होते हैं जिसके कारण समिति का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा है प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव। एकाकी व्यापारी की तरह प्रत्यक्ष प्रेरणा का भाव इसमें नहीं होता है, अतः सदस्य रुचि से कार्य नहीं करते हैं। चौथा है गोपनीयता का अभाव। व्यवसाय के लिए कुछ सीमा तक गोपनीयता या आवश्यक जरूरी बातों को गुप्त रखना आवश्यक है। इसमें इसका पूर्ण अभाव होता है। पांचवा दोष है सदस्यों में सहयोग का अभाव। समिति के निर्माण के समय सदस्यों में सहयोगिता का भाव होता है परंतु धीरे धीरे कम होता जाता है। छठवा है हस्तक्षेप। सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप व कुछ नियमों के कारण इसके सदस्य उदासीन हो जाते हैं। नंबर 7, उधार सुविधा का अभाव। सहकारी समितियों में उधार विक्रय को कोई स्थान नहीं जिससे विक्रय प्रभावित होता है। 8वां है अन्य दोष। अन्य दोष में पहला है यह मात्र शहरों में लोकप्रिय हुआ है। दूसरा, व्यापक प्रचार न होने से सहकारिता भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा,
समिति के सदस्य पदाधिकारियों के मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण विरोधी स्वर गूंजने लगते हैं। तो इस प्रकार से सहकारी समिति की दो से सीमाएं हुई। पहला अकुशल प्रबंधन, दूसरा सीमित वित्तीय साधन, तीसरा प्रत्यक्ष प्रेरणा का भाव, चौथा गोपनीयता का भाव, पांचवा सदस्यों में सहयोग का भाव, छठवां हस्तक्षेप, सातवां उधार सुविधा का भाव और आठवां अन्य दोष। इसका हम देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? विश्व में औद्योगिक क्रांति एवं बढ़ते विश्व बाजार के कारण कंपनी व्यवसाय को विकसित होने का अवसर मिला। बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रणाली के कारण बाजार का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं संपूर्ण विश्व बाजार बन गया। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय के दोषों या कमियों को दूर करने के लिए भी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 12वीं शताब्दी में कंपनी का श्री गणेश इटली में हुआ। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कंपनी स्थापित की गई, जिसके आधार पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। सन 1850 में भारतीय कंपनी अधिनियम की स्वीकृति इंग्लैंड की संसद ने पारित की। इसके बाद विश्व के प्रायः सभी देशों में कंपनियों की स्थापना की जाने लगी। विश्व में कंपनियों की स्थापना विभिन्न नामों से की गई, जैसे इंग्लैंड में स्टॉक कंपनी, फ्रांस में सोसिएट एनिम, अमेरिका में निगम तथा भारत में कंपनी। इसका हम देखते हैं कंपनी का क्या अर्थ है। कंपनी का अर्थ व्यक्तियों का एक समूह जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है। सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग और निरंतर चलने वाला होता है और जिसके आधार पर एक सार्वमुद्रा होती है, कंपनी कहलाता है। इसका हम देखेंगे कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषता में पहला है विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि वह निर्जीव होता है। कंपनी जो है कृत्रिम बनावटी व्यक्ति है क्योंकि वह निर्जीव होता है, उसमें जीव नहीं होता। लेकिन व्यापार में उसका अधिकार तथा दायित्व उतने होते हैं जितना एक व्यक्ति का होता है। मनुष्य एवं कंपनी में इतना ही अंतर है कि कंपनी का जन्म एवं मृत्यु अर्थात प्रारंभ एवं अंत कानून के द्वारा होता है, इसलिए इसे विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। दूसरा है अविच्छिन्न तथा शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है। कंपनी में अंशधारी आते हैं, वह पुराना अंशधारी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, किंतु कंपनी का अपना अस्तित्व बना रहता है, इसलिए इसका अस्तित्व जो है वो स्थायी या शाश्वत होता है। तीसरा है सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। यह दायित्व सदस्यों के द्वारा क्रय किए गए अंशों की सीमा तक सीमित होती है। सीमित दायित्व वाली कंपनियों का निर्माण भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 1857 के अंतर्गत हुआ। इस प्रकार के कंपनी को अपने नाम के अंत में सीमित या लिमिटेड लिखना पड़ता है, जिसका आशय दायित्वों के सीमित होने से है। चौथा है अंशों का हस्तांतरण। अंशों का हस्तांतरण सरलता से हो जाता है। निजी कंपनियों में अंशों के हस्तांतरण पर रोक होती है, लेकिन सरकारी कंपनी या पब्लिक कंपनी के सदस्यों को अंश के हस्तांतरण करने में कोई रोक नहीं है। पांचवा है पृथक वैधानिक अस्तित्व। अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है तथा उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है।
अलग वैधानिक अस्तित्व के कारण उसके नाम से व्यवसाय का संचालन, क्रय विक्रय आदि कार्य संपन्न होते हैं। छठवां है सार्वमुद्रा। कंपनी की एक सार्वमुद्रा या सील होती है, उसके वैधानिक अस्तित्व का प्रतीक है। कार्य कर्मचारी करते हैं और उत्तरदायित्व कंपनी का होता है, लेकिन कंपनी का उसी समय उत्तरदायित्व होगा जब संबंधित प्रलेखों एवं पत्रों में कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित हो। सातवां है प्रतिनिधि प्रबंधन। कंपनी का अस्तित्व एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। कृत्रिम व्यक्ति स्वयं कार्य करने में असमर्थ होता है, अतः उसके प्रतिनिधि उसकी ओर से कार्य करते हैं। वही प्रतिनिधि प्रबंधन है। अंशधारी प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। चयनित प्रतिनिधि निदेशक कहलाते हैं, जो वास्तव में कंपनी का प्रबंधन करते हैं। इस प्रकार कंपनी में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था होती है। आठवां कंपनी का समापन। चूँकि कंपनी की स्थापना जो है वो कानून द्वारा होती है, अतः उसका समापन भी कानून द्वारा ही होता है। इस प्रकार कंपनी का समापन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 9 है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र की सीमाएं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उसके कार्यक्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख होता है। उसी के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी कार्य करता है। नंबर 10 कंपनी नागरिक नहीं। भारतीय संविधान की धारा 19 के अनुसार कंपनी एक नागरिक नहीं है। भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्ला के शब्दों में, कंपनी के सदस्य सभा के लिए कंपनी का निर्माण करते हैं, न कि अपनी स्थिति, व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व के संघ का निर्माण करते हैं। 11वां है अंशधारी एजेंट नहीं। साझेदारी के समान कंपनी के सदस्य कंपनी के एजेंट नहीं होते और न ही उसके कार्य के लिए कंपनी उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संपन्न हुआ कंपनी की विशेषताएं, जिसमें 11 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा अविच्छिन्न एवं शाश्वत उत्तराधिकार, तीसरा सीमित दायित्व, चौथा अंशों का हस्तांतरण, पांचवा पृथक वैधानिक अस्तित्व, छठवां सार्वमुद्रा, सातवां प्रतिनिधि व्यवस्था, आठवां कंपनी का समापन, नंबर 9 कार्यक्षेत्र की सीमाएं, नंबर 10 कंपनी नागरिक नहीं और नंबर 11 अंशधारी एजेंट नहीं। तो ये थी कंपनी की विशेषताएं।